नमस्कार। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प क्षमता पर बात करेंगे, गति और संचालन। हाँ, मूवमेंट और लोकोमोशन। बिल्कुल। हमारा स्रोत एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 20 है, पर हम सिर्फ किताबी बातें नहीं दोहराएंगे। कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मतलब समझें। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि समझा जाए कि सेलुलर लेवल से लेकर पूरे शरीर तक ये अलग अलग तरह की गतियां क्यों जरूरी हैं और हमारा जो शारीरिक ढांचा है वो इसमें कैसे कैसे मदद करता है। और एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। हमारी कुछ इम्यून कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज वो सचमुच अमीबा की तरह रिंग कर चलती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो चलिए इसी तरह की गतियों से ही शुरू करते हैं। हम अक्सर गति और संचालन, मूवमेंट और लोकोमोशन को एक ही मान लेते हैं। क्या इनमें कोई खास फर्क है? हाँ, एक छोटा सा फर्क है। देखिए, गति या मूवमेंट शरीर के किसी भी हिस्से का हिलना डुलना है, जैसे पलक झपकाना या जबड़ा हिलाना। अच्छा। लेकिन जब इस मूवमेंट से, इस गति से कोई जीव अपनी जगह बदलता है, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, तो उसे कहते हैं संचालन यानी लोकोमोशन। तो समझ गया, मतलब जगह बदलना जरूरी है संचालन के लिए। बिल्कुल। और ये जरूरी क्यों है? भोजन के लिए, रहने की जगह के लिए, साथी खोजने के लिए या फिर शिकारियों से बचने के लिए। ओके। तो हमारे शरीर में ये जो अमीबा जैसी गति आपने बताई, उसके अलावा और कौन सी मुख्य गतियां होती हैं? हाँ, तो मुख्य रूप से दो और हैं। एक है पक्षमाभी गति, सिलियरी मूवमेंट जिसे कहते हैं। सिलियरी वो क्या है? ये हमारे श्वसन पथ में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में छोटे रोए जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिया। अच्छा, बालों जैसे। हाँ बिल्कुल। वो एक तालमेल में एक ही दिशा में हिलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि कोई तरल पदार्थ या छोटे कण आगे बढ़ते हैं, जैसे सांस की नली में बलगम को साफ करना। अरे वाह, मतलब शरीर के अंदर भी ट्रैफिक मैनेजमेंट चल रहा है। और तीसरी? वो तो सबसे कॉमन है, पेशीय गति, मसल्स वाली। हाँ, वही पेशीय गति या मस्कुलर मूवमेंट। इसी से हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं, चलते फिरते हैं, अपनी बॉडी पोस्चर बनाए रखते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स। ये बड़े खास तरह के टिश्यू हैं। इनमें उत्तेजित होने की, सिकुड़ने की, फैलने की और फिर वापस नॉर्मल होने की कमाल की क्षमता होती है। और ये मांसपेशियां भी शायद अलग अलग तरह की होती हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था। बिल्कुल सही। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहली कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई। हाँ, ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारी मर्जी से काम करती हैं। इसीलिए इन्हें ऐच्छिक या वॉलंटरी कहते हैं। अच्छा। और माइक्रोस्कोप में इनमें धारियां दिखती हैं, इसलिए इन्हें रेखित या स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। हमारा चलना, फिरना, वजन उठाना, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। ओके। और दूसरी? आपने कहा था आंतरंगी पेशी, विसरल या स्मूथ मसल। सही। ये हमारी आंतों, खून की नलियों और दूसरे जो अंदर के खोखले अंग हैं, उनकी दीवारों में मिलती हैं। मतलब पेट, आंत वगैरह में? हाँ, और ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती। ये अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री, और इनमें वो धारियां भी नहीं होती। इनका काम है जैसे खाने को पाचन तंत्र में आगे बढ़ाना। और तीसरी वाली हृदय पेशी, कार्डियक मसल, वो तो सिर्फ दिल में होती है? जी हाँ, कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल में होती है। ये भी अनैच्छिक है, हमारी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन इसमें स्केलेटल मसल की तरह धारियां होती हैं। अच्छा, ये अनोखा कॉम्बिनेशन है, अनैच्छिक पर धारीदार। हाँ, और इसकी कोशिकाएं आपस में इंटरकैलेटेड डिस्क नाम की चीज से जुड़ी होती हैं। ये बहुत जरूरी है। इंटरकैलेटेड डिस्क वो क्या करती हैं? वो संकुचन के सिग्नल को, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को बहुत तेजी से पूरी मसल में फैलाती हैं। इसी वजह से पूरा दिल एक साथ एक लय में धड़क पाता है। अच्छा, तो ये डिस्क ही दिल के लगातार और कोऑर्डिनेटेड काम का राज है एक तरह से। काफी हद तक यही पक्का करती हैं कि दिल एक बढ़िया पंप की तरह काम करे बिना थके। सोचिए, अगर दिल की कोशिकाएं अलग अलग टाइम पर सिकुड़ती तो क्या होता? हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मांसपेशियों की बात तो हो गई, पर ये अकेले तो काम नहीं कर सकती ना, इनको कोई ढांचा तो चाहिए ना। तो यहीं पर कंकाल तंत्र आता है, स्केलेटल सिस्टम। बिल्कुल सही पकड़ा। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम हड्डियों और कार्टिलेज से बना हमारा अंदरूनी ढांचा है। कार्टिलेज मतलब वो नरम वाली हड्डी जैसे कान में होती है? हाँ,
वो नरम लचीली उपास्थि। तो ये पूरा सिस्टम शरीर को शेप और सपोर्ट देता है, हमारे नाजुक अंगों की जैसे दिमाग की, फेफड़ों की रक्षा करता है और मांसपेशियों के लिए लीवरेज पॉइंट देता है जिससे मूवमेंट मुमकिन हो पाता है। और एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, है ना? हाँ, 206। मजे की बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तब करीब 270 होती हैं। अच्छा बाद में कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। अच्छा, 206 हड्डियां काफी हैं। इनको बांटा कैसे गया है समझने के लिए? हाँ, इन्हें दो मेन हिस्सों में बांटते हैं। एक है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मतलब एक्सिस वाला, बीच का हिस्सा? बिल्कुल, इसमें शरीर का मेन एक्सिस आता है। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और छाती की हड्डी यानी स्टर्नम। इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। इनका मेन काम है प्रोटेक्शन और बेस बनाना। ओके, और दूसरा है उपांगीय कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हाथ और पैरों की हड्डियां आती हैं और वो हड्डियां जो हाथ पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ती हैं, मतलब कंधे और कूल्हे की हड्डियां, जिन्हें गर्डल्स कहते हैं। अच्छा, तो ये लिम्स और उनको जोड़ने वाला हिस्सा, ये चलने फिरने के लिए ज्यादा जरूरी हुआ? हाँ, ये हिस्सा मोबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन हड्डियों को जोड़ने और मूवमेंट को असल में होने देने का काम तो जोड़ करते हैं। जॉइंट्स, इनके भी प्रकार होते होंगे? हाँ बिल्कुल, बनावट और कितनी मूवमेंट हो सकती है उसके आधार पर मेनली 3 तरह के जोड़ हैं। पहले हैं रेशेदार जोड़, फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जैसे खोपड़ी की हड्डियों के बीच होते हैं। ये बिल्कुल हिलने नहीं देते, फिक्स होते हैं। अच्छा, दूसरे हैं उपास्थि युक्त जोड़, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जैसे रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के बीच में। ये थोड़ी लिमिटेड मूवमेंट होने देते हैं। और तीसरे, जो सबसे आम है, वो है साइनोवियल जोड़, साइनोवियल जॉइंट्स, जैसे घुटना, कंधा, कोहनी। अच्छा, इनमें ज्यादा मूवमेंट होती है। इनमें ऐसा क्या खास होता है? इनमें क्या होता है कि हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज की एक चिकनी परत होती है और दोनों हड्डियों के बीच में एक खाली जगह, एक कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कोई तरल पदार्थ? हाँ, एक चिकना तरल पदार्थ। ये बिल्कुल ग्रीस की तरह काम करता है, घर्षण को कम करता है और हड्डियों को आसानी से एक दूसरे पर फिसलने देता है, जिससे फ्री मूवमेंट हो पाती है। समझ गया। अच्छा, अब जल्दी से कुछ आम समस्याओं पर भी बात कर लें जो इस पूरे सिस्टम को मतलब परेशान कर सकती हैं। जरूर। एक तो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये अक्सर बढ़ती उम्र में होता है और खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से। इसमें हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये तो काफी सुना है। फिर है गठिया, आर्थराइटिस। इसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है, कई तरह का होता है ये भी। हाँ, जोड़ों का दर्द। और एक और है गाउट। इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे अचानक तेज दर्द और सूजन होती है। ओह, तो ये सब चीजें हमारे मूवमेंट को प्रभावित करती हैं? बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो मूवमेंट या गति जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, चाहे वो एक कोशिका के अंदर हो या पूरे शरीर का चलना फिरना। मांसपेशियां जोर लगाती हैं, कंकाल सहारा और लिवर देता है और जोड़ उस मूवमेंट को आसान बना देते हैं। सब मिलकर एक अद्भुत सिस्टम बनाते हैं। एकदम सही कहा। और अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरा सोचिए, अगर हमारी दिल की मांसपेशियां, वो कार्डियक मसल्स, ऐच्छिक होती, मतलब हमारी इच्छा से कंट्रोल होती। क्या मतलब? हम उन्हें अपनी मर्जी से रोक या चला सकते हैं? हाँ, तो क्या होता? क्या हम कभी उन्हें धड़कना बंद करने का ऑर्डर दे बैठते, या शायद उन्हें आराम देना ही भूल जाते? या फिर क्या इससे हमें अपनी जिंदगी पर कोई अनोखा कंट्रोल मिल जाता? सोचिएगा जरूर इस पर।